सभी विद्यार्थी, आज की जो क्लास है हमारी वो इंग्लिश में जो आपका टॉपिक वर्ब चल रहा है उसी में आज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसके पहले हम वर्ब टॉपिक ही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या ऑक्सिलरीज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, या तो क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरीज। ठीक, देखिए बेसिकली है क्या? ऑक्सिलरी जो होती है ना, इस दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले तो जैसे कि ए हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और इसके बाद आती है आपकी मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब मॉडल वर्ब। आया समझ में? देखिए, जो बेसिकली जिक्र करना है आज हम पढ़ेंगे, आप लोगों को क्या बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स मिलाकर के दोनों आपकी ऑक्सिलरीज होती हैं। नंबर ऑफ ऑक्सिलरीज जो हमारी है वो कितनी है? 24। और इन्हीं 24 को हमको क्या करना है? स्टडी करना है। बट इस पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मॉडल्स को अलग पढ़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, लेकिन ये हमारा डिफेक्टिव वर्ब होती है मॉडल्स। ठीक है, ये जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके मूड को शो करती है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं सहायक क्रिया, तो अब ऐसा नहीं कि ये सहायक क्रिया है तो केवल सहायक क्रिया ही होती है, कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करती है। और जब मेन वर्ब का काम करेंगी तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें देखिए सबसे पहली जो क्रिया आती है हमारी बी वर्ब आती, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक, अब विल बी शैल भी यहां नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि मॉडल्स में आपको जाएंगे तो विल बी शैल भी बताया जाएगा, इसलिए अभी केवल आपको इज, एम, आर, वाज, वर पढ़ना है। इसके बाद यहीं पर एक क्रिया आती है आपकी डू क्रिया। डू का मतलब होता है डू, डज, डिड। देखिए, जब कभी इसका जिक्र करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? डू, डज, डिड। इसी के साथ में अगली जो हमारी क्रिया है वो हमारी क्रिया है क्या? हैव। और जो हैव क्रिया होती है ना, ये आपकी होती है हैज, हैव, हैड। ठीक, इसके साथ में आपका विल, हैव, शैल है बात है। मॉडल का आपका पूरा सेक्शन नहीं पढ़े हैं, इसमें आपका विल से स्टार्ट होता है, शैल होता है, कैन होता है, मे होता है, माइट होता है, ठीक है, मस्ट होता है, शुड होता है, वुड होता है, ठीक, आर्ट टू होता है, यूज्ड टू होता है, ठीक है, हैव टू होता है। इसके साथ में आपकी नीड और डेयर क्रिया भी आती है। ये टॉपिक है आपका। तो आज हम लोग देखिए इन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये चीजें आपको लर्न रहेंगी ना तो टेंस में बहुत आसानी से आप लोग इसको क्या करेंगे, क्योंकि टेंस में यही सारी क्रियाएं हमारी किसके रूप में काम करती हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। सारी क्रियाओं से ही हम पूरा टेंस पढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको सारी क्रियाओं का नेचर बता देते हैं और एक क्रियाएं कहां पर यूज की जाती है इसके बारे में हम जिक्र करने चल रहे हैं। तो अब हम लोग ऑक्सिलरी, आपको पता हो गया, ऑक्सिलरी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको हेल्पिंग वर्ब में डिवाइड कर दिया और किसमें? मॉडल्स में डिवाइड कर दिया। हेल्पिंग वर्ब की 3 कैटेगरी आपको बता दिया, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। जब इनका जिक्र आएगा तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। और मॉडल्स का आपका फैमिली ऑफ मॉडल्स आपकी यहां पर होगी। ठीक, अगर इतनी चीजें आपको पता हो गई, इंग्लिश ग्रामर की क्या है, हम कह सकते हैं नब्स है।
अगर आपको पता है, आप अच्छी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा सबसे पहले इन क्रियाओं के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बी वर्ब जिक्र करने चल रहे हैं। देखिए अब हमने लिखा आपको यहां पर बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब हो गया, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब का मतलब होता है पूरक क्रिया। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब बताएगा। जब एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब का काम करेगी तब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, उस समय हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का ये काम करती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। देखिए अगर यहां सेंटेंस हम ही इज केवल लिख देते हैं तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट लेता है, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब कहते हैं। जैसे यहीं पर ही वाज, ठीक। तो अब जैसे इसी के साथ लगाया गया दे वर, तो ए इस रूप में क्या किसका काम करती है, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब का काम करती है। जब कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब का काम करेगी तो ये मेन वर्ब का काम करती है, ठीक। अगला है आपका, मान लीजिए हमने कह दिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने लिखा ही इज राइटिंग एंड इससे, ही इज राइटिंग एंड इससे वो क्या पढ़ रहा है, लिख रहा है निबंध। अब देखिए इज आपका हो गया, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। और अगला क्या लिखा गया, हमने लिखा प्लग, नहीं, फ्लावर इज प्लग्ड बाय हिम। देखिए एक जगह पर ये आईएनजी रूप में आई है, एक जगह पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है, ठीक। अब यहीं पर आप समझ लीजिएगा, जब रेगुलर वर्ब के साथ इररेगुलर वर्ब आए तो सेंटेंस जान लीजिएगा कि आपका सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस में। तो इसका मतलब बी क्रिया आपकी दो फॉर्म में यूज होती है, एक तो मेन वर्ब के रूप में, मतलब मुख्य क्रिया के रूप में, और क्या होती है, दो जगह पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आती है। यहां पर किसमें के रूप में, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तो अगर एक्टिव वॉइस में होगी, ध्यान दीजिएगा एक्टिव वॉइस में, तो अपने साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगी। अगर एक्टिव वॉइस में होगी, अगर पैसिव वॉइस में यूज की जाएगी तो समझ लीजिएगा क्या लेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी, ठीक। और ये कंटिन्यूअस में जब जाते हैं बी के साथ बीइंग लगाते हैं तो बी के साथ बीइंग का मतलब हो गया आईएनजी फॉर्म अपने आप ले लिया जब पैसिव वॉइस बनाएंगे वहां पर, तो ठीक। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है कि बी वर्ब आपको अभी केवल हमने किसके बारे में बताया, इज के बारे में बताया, वाज के बारे में बताया। अब इसका नेचर आपको बताते हैं कि जितनी भी क्रियाएं हैं बी वर्ब की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग सीखते चलिए। अगर सीखे रहेंगे तो टेंस आपको जो पढ़ना है वो बहुत आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला है, मान लीजिए हमने लिखा आपको बी वर्ब, ठीक। अब देखिए बी वर्ब हमने हेडिंग डाल लिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब के रूप में नहीं बता रहे, पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब के रूप में नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मान लीजिए देखिए इसमें आ गया इज, एम, आर, ये तीन क्रिया होगी, वाज, वर, ठीक। इतनी क्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। देखिए ए आपका पास्ट और ए आपका प्रेजेंट, मतलब ए प्रेजेंट टेंस में यूज होगी और ये कहां पर यूज होगी, पास्ट टेंस में, ठीक। अब देखिए जब प्रेजेंट में यह होगी तो इज किसके साथ प्रयोग की जाएगी, इसको समझ लीजिएगा। इज का जो प्रयोग है वो ही, सी, इट। देखिए यहां पर प्रोनाउन का जिक्र कर दे रहे हैं,
ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और नेम, अगर कहीं पर किसी का नाम लिखा गया तो उसके साथ, ठीक है, अथवा नेम आर नेम, कहीं पर नाम अथवा नाम लिखा गया है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। इसका मतलब ये जो शो किया कि अगर प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब आपको बताएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। आई एम जो है बेसिकली देखिए ए प्रेजेंट में, ठीक है, इस ए आई के साथ प्रयोग होगा, केवल अकेला अकेली वर्ग है जो किसके साथ है, आई के साथ प्रयोग की जाती है। आई को हम चूंकि सिंगुलर मानते हैं और इसकी अभी ग्रीक वर्जन बताएंगे, इम होता है, आई एम होता है, तो वो केवल स्पेसिफिक फॉर्म में, मतलब जो ग्रीक, जहां पर हम कह सकते हैं इंग्लिश की वर्जन हुई, जो ट्यूटानिक लैंग्वेज हुई, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता था, इसलिए फर्स्ट पर्सन के लिए पर्टिकुलरली आई एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नहीं तो हम इसका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन चूंकि जहां पर इंग्लिश की वर्जन हुई, ठीक है, उस वर्जन के अकॉर्डिंग टू एम का प्रयोग किसके साथ होता है, आई के साथ। चलिए आर देखिए लिखा गया है, जो आर का प्रयोग है ना, ए आपका जैसे लिखा गया वी यू दे, लिखा गया वी यू दे, इसके साथ नेम एंड नेम, ध्यान दीजिएगा, किसके साथ, नेम एंड नेम, मतलब यहां पर आपका नेम एंड नेम लिख दिया गया। इसका मतलब यह हुआ ए आपका प्लूरल कर्ता के साथ प्रयोग की जाएगी, किसके साथ, प्लूरल के साथ, मतलब अगर वी है तो आर, यू है तो आर, दे है तो आर, नेम एंड नेम है तो क्या, आर, ठीक। चलिए अब देखिए वाज वर्ब, आपका पास्ट आपका क्लियर हो गया, अब आपको ये पता हो गया वाज क्या होगी, वाज सीधे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अब आपको पता हो गया सिंगुलर क्या होता है, और वर्ब किसके साथ होगी, प्लूरल के साथ, क्लियर। अब आपको पता हो गया प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का, वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ। अब आपका सिंगुलर यहां पर हो गया, प्लूरल यहां पर हो गया, लेकिन टेंस चेंज हो जाना चाहिए, और टेंस आपका क्या होना चाहिए, पास्ट। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब बचता है आपका आई के साथ फिर क्या यूज करेंगे, तो आई के साथ जो हमारी कंडीशन है, यहां पर आपको बताए कि पास्ट में एम का फॉर्म नहीं होता, इसलिए वाज होता है, तो हम यहां पर क्या लगा दिए, आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, बशर्ते कि कंडीशनल सेंटेंस ना हो, जब कभी कभी होता है इफ आई वर अ वर्ड, ठीक है, इफ सी वर यू, ठीक है, तब वहां पर हम क्या करते हैं, मतलब जैसे कुछ विशेष होता है तो वहां पर इस वर्ब का प्रयोग सिंगुलर के साथ हम कर लेते हैं, आया समझ में। चलिए अब इनके नेचर के बारे में आपको पता हो गया, ए सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है, ए प्लूरल है, ए सिंगुलर है, ए क्या है, प्लूरल क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है, अगर इतना आपको पता हो गया तो अब हम बी वर्ब कहां कहां पर प्रयोग करते हैं उसको आपको समझ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए, इतना नोट कर लेंगे आप लोग, यहां पर देखिए बी वर्ब का यूज, जो फर्स्ट यूज है जानते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको पता हो गया इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, अगर फ्यूचर में होगा तो यही भी आपका विल बी और शैल बी के रूप में यूज होती है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है। पहला आपका यूटिलाइजेशन हो गया। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा दे आर गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहे हैं, देखिए बी वर्ब का प्रयोग हो गया, यहीं पर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट हो जाएगा आपका। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इन, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट,
देखिए इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट कहां पर, ये पैसिव वॉइस में, ठीक, ये आपका एक्टिव वॉइस, ठीक। अब देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होगा, जैसे हमने लिखा बुक was read by राधा। अब देखिए सब्जेक्ट तो मेन हमारा राधा है, लेकिन वहां पर वाज के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो गया, तो यहां पर हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो आपको लर्न रहना चाहिए। तीसरा यहीं पर आपको हम बता रहे हैं, जब कभी अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, लेकिन सेंटेंस हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में, तो ये जो वर्ब हमारी आती है कुछ इस रूप में आती है, मतलब बी प्लस बीइंग के रूप में, मतलब कि इज, एम, आर, वाज, वर के साथ हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, तब इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब इतना समझ में है, तो तीन रूप हो गया आपका, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, और मतलब प्रेजेंट में होगा ही, पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, प्रेजेंट पास्ट में होगा, मतलब दो जगह पर पैसिव वॉइस में बताया गया, एक जगह पर क्या बताया गया, एक्टिव वॉइस, आया समझ में। और कहीं कहीं पर क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब होती है चूंकि, तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब के रूप में ए इंफिनिटिव लेती है, ठीक है, क्या लेती है, इंफिनिटिव, जैसे कहा गया इट इज, ठीक है, क्या लिखा गया, टू टॉक इज द बेस्ट, इट इज टू टॉक इज द बेस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी, ठीक। अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिखा गया इसी का, अगर हमने लिखा आई एम टू सी हिम टुमारो, अगला एग्जांपल मान लीजिए इसी में लिखा, आई लिखा क्या, एम लिखा क्या, इसके बाद क्या हो गया, टू सी हिम टुमारो। देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं करती है, क्योंकि आपको जिरंड इन्फिनिटिव बताया गया है, आपको पता है इन्फिनिटिव चूंकि वर्बल नाउन का काम करता है, इस एम के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको बी वर्ब पता हो गया, बी वर्ब का नेचर पता हो गया, बी वर्ब कहां कहां पर प्रयोग होगी उसको आपको बता दिया गया, क्लियर हुआ। इसके बाद अगली जो हमारी क्रिया आती है वो क्रिया है डू क्रिया, समझ लीजिएगा कौन सी क्रिया है, डू, क्योंकि एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होती है, एज अ मेन वर्ब भी काम करती है। देखिए डू वर्ब, देखिए अगर हम इसका फॉर्म देखते हैं तो आपका डू, डज, डिड एवं डन होता है, ठीक, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है, किसके रूप में, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब जब काम करती है तो एक केवल इस रूप में यूज की जाएगी, डू, डज, डिड, ठीक। देखिए ये दोनों प्रेजेंट के लिए, ध्यान रखिएगा, किसके, प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए, और समझ में आया? देखिए चूंकि डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज की जाएगी, मतलब सिंगुलर के सेंस में भी यूज की जाएगी और प्लूरल के सेंस में भी यूज की जाएगी, लेकिन प्रेजेंट में चूंकि सिंगुलर कर्ता के साथ हम यस या ईएस वर्ब में लगाते हैं, इसलिए डज क्या होगा, डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, अभी सिंगुलर आपको बताया गया था क्या क्या है, और डू किसके साथ है, प्लूरल के साथ, मतलब प्लूरल कर्ता के साथ डू लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे,
पास्ट में अगर होगा तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड का। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका मेन वर्ब के रूप में भी आपको यूटिलाइज बता देते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूटिलाइज बता देते हैं। क्योंकि इसका जो प्रयोग है दोनों का, दोनों टेंस में समझ लीजिएगा, ए अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होते हैं। मतलब केवल किसमें यूज होंगे? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही। एक सेकंड, अफर्मेटिव में नहीं, मतलब कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव में यूज होते हैं। देखिए क्या होता है ना, पढ़ाते समय कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये मिस्टेक हो गया, ये मैनुअल मिस्टेक है, इसको आप लोग रिफॉर्म कर लिया करिए, ठीक। कभी कभी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक भी आप लोग जब टीचर बताता रहता है तो लिखते समय थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसको आप लोग इंप्रूव किया करिए अपने से भी, ठीक। चलिए, अब एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने लिखा ही डज हिज वर्क, ध्यान दीजिएगा, अब यही मेन वर्क के रूप में हमने शुरू किया, ही डज हिज वर्क। चलिए, यहां पर डज मेन वर्क के रूप में आई, किसके रूप में? मेन वर्क के रूप में। अब इसी को आपने अगर निगेटिव चेंज किया तो कह दिया ही डज नॉट डू हिज वर्क। अब आपको पता चल गया ये मेन वर्ब है, ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हमने लिखा सी डिड नॉट स्लीप, क्लियर हुआ? सी डिड नॉट स्लीप, अब क्लियर हो गया आपका। अब इसी का निगेटिव करना हुआ, हमने लिखा क्या? नहीं, चलिए हमने लिखा सी डिड हर वर्क, वो तो आपका हम जो बताना चाह रहे हैं उसको समझिए, सी डिड हर वर्क। अब इसका अगर निगेटिव चेंज करेंगे क्या लिखेंगे? सी डिड नॉट डू हर वर्क। अब क्लियर हो गया? देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, यही डिड का फर्स्ट फॉर्म आ गया जब मेन वर्ब के रूप में काम करने लगे। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो गया? डिड सी नॉट डू हर वर्क। ये आपका क्या हो गया? अब आपको पता हो गया कि डू जो वर्ब है ये केवल एक्टिव वॉइस में प्रयोग की जाती है, ध्यान दीजिएगा, इसका पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं होता है, ठीक। इसलिए ए, डू, डज और डिड के हेल्पिंग वर्ब के रूप में